नमस्ते, मैं विक्रांत द पॉलिटिकल संवाद की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अमित शाह पे हमने अपनी जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि अमित शाह की राजनीतिक यात्रा कैसे रही, वो गुजरात में कैसे राजनीति में आए, किस तरीके से नरेंद्र मोदी से मिले और किस तरीके से वो चुनाव जीते। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि अमित शाह जेल क्यों गए, अमित शाह को गुजरात से बाहर क्यों जाना पड़ा, अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली की कुर्सी कैसे तय की, अमित शाह ने यह कैसे सुनिश्चित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। सन 2010-2012 का समय रहा होगा, अमित शाह के लिए सबसे कठोर समय था। दिल्ली में बैठी कांग्रेस की सरकार भांप चुकी थी कि 2014 में नरेंद्र मोदी दिल्ली में अपनी धमक देने वाले हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी पर पहले से चल रही गुजरात दंगों की जांच को तेज किया जा चुका था और सोहराबुद्दीन शेख का जो एनकाउंटर मामला था उसको फर्जी बताकर सीबीआई के हवाले जांच कर दी गई थी और अमित शाह इसके लिए सबसे पहले अभियुक्त बनाए गए थे और पूरी जांच एजेंसियां अमित शाह को गिरफ्तार कर चुकी थी। जुलाई 2010 में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद सीबीआई ने अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें 90 दिन जेल में रहना पड़ा। जिस वर्ष सोहराबुद्दीन जिस घटना में अमित शाह जेल गए, मैं उसके बारे में आपको एक दिलचस्प कहानी बताऊं। जिस वर्ष सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ था उस वर्ष देश में कुल 1200 एनकाउंटर हुए थे और गुजरात में 19 एनकाउंटर हुए थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में जिस एक एनकाउंटर की जांच हुई वह अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए सोहराबुद्दीन से एनकाउंटर की थी। इसलिए अमित शाह बार बार कहते हैं कि यह कांग्रेस का षड्यंत्र था और नरेंद्र मोदी को कमजोर करने की उनकी अपनी एक साजिश थी। बाद में अमित शाह को जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में यह कह दिया कि अगर अमित शाह गुजरात में रहेंगे तो गवाहों को प्रभावित करेंगे, इसलिए अमित शाह को गुजरात छोड़कर जाना पड़ा। एक किताब है शेर्स ऑफ सैफरान, सबा नकवी ने लिखी है, आप उस किताब को पढ़िए। उस किताब में एक बड़ा रोचक जिक्र है। बीजेपी की बैठक चल रही थी, पार्टी के बहुत से वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि अमित शाह की वजह से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, हम क्यों अमित शाह को झेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद थे, नरेंद्र मोदी बिफर गए। उन्होंने कहा कि आप लोग ये मत भूलिए कि अमित ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। और वहीं पे नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली से कहा कि आप अमित शाह का ख्याल रखेंगे, जो भी कानूनी जरूरत है अमित शाह को दीजिए और अमित शाह का पूरा ध्यान रखिए। शाह गुजरात से बाहर थे। नरेंद्र मोदी 2014 की तैयारी में थे, लेकिन 2012 में विधानसभा के चुनाव थे। सीएम मोदी को पीएम मोदी बनने के लिए गुजरात में चुनाव जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी 2012 का वो गुजरात विधानसभा का चुनाव जीतते तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने की जो उनकी दावेदारी थी वो बहुत मजबूत हो जाती। कोर्ट ने 2012 में अमित शाह को अनुमति दे दी कि वह गुजरात जा सकते हैं। अब गुजरात में चुनाव होने वाले थे, नरेंद्र मोदी के जो सबसे बड़े सलाहकार हैं, जो सबसे बड़े सहयोगी हैं अमित शाह, वो राज्य में वापस आ चुके थे, इसलिए अब नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव बहुत आसान हो गया। शाह और मोदी ने मिलकर चुनाव लड़ा। आपको याद होगा 2012 में बीजेपी एक बहुत बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतने में सफल रही। एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन अमित शाह ने क्या किया? अमित शाह ने इस बार तय किया कि वह सरकार में शामिल नहीं होंगे। सन 2001 से लेकर लगातार 2010 तक जो व्यक्ति सरकार में रहा हो, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का सबसे खास व्यक्ति बताया जाता हो, वो अचानक से निर्णय ले लेता है कि वह गुजरात की सरकार में शामिल नहीं होगा। कारण क्या रहा होगा, आप सोचिए। कारण ये था कि इस बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट अपनी रणनीति बना ली थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को बहुत स्पष्ट इशारा कर दिया था कि आप दिल्ली जाइए और दिल्ली जाकर अरुण जेटली से मिलिए और अरुण जेटली के साथ मिलकर दिल्ली में मेरी दावेदारी की तैयारी करिए। अमित शाह जब इस बार दिल्ली आए तो जंगपुरा इलाके में एक 3 कमरे का फ्लैट लिया। यही फ्लैट लेने के बाद से अमित शाह ने दिल्ली में अपने पांव जमाने शुरू किए। अमित शाह और अरुण जेटली ने दिल्ली में मोदी की पीएम उम्मीदवारी के लिए फील्डिंग सेट करना चालू कर दिया। मीडिया में, पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं के बीच में हर तरीके से इस बात की खबर चारों तरफ फैलने लगी कि प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे करने वाली है। आकलन सही था। अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया और बहुत स्पष्ट संदेश था कि इस देश का सबसे कठिन राज्य नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को दिया गया, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस बात को समझते थे कि अगर पीएम बनना है तो उत्तर प्रदेश जीतना होगा, क्योंकि यहाँ 80 सीटें हैं। यह भी जान लीजिए कि मोदी शाह की रणनीति बहुत महीन होती है।
जब 2010 से 2012 के बीच में अमित शाह को गुजरात से बाहर रहने का कोर्ट का निर्णय आया, तभी अमित शाह को नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया था कि अब आप भविष्य की तैयारी करिए। और उसी दौरान आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की यात्रा चालू कर दी थी और तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों का अध्ययन करना चालू कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को कैसे स्थापित किया जा सकता है। क्या हुआ? 2010-12 में जब अमित शाह को गुजरात की कोर्ट ने कहा था कि आपको राज्य से बाहर जाना होगा, तभी अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की यात्रा चालू कर दी थी और उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं, जो राजनीतिक घटनाक्रम था, उसका अध्ययन चालू कर दिया था। अमित शाह उत्तर प्रदेश में ये समझ चुके थे कि पार्टी के पास महज कुछ नेता हैं और संगठन कमजोर पड़ चुका है। राज्य में पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 47 सीटें आई थी। 12 जून 2013 को अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेजा गया। अमित शाह के पास 1 साल से भी कम समय था जब 2014 के चुनाव होने वाले थे और अमित शाह के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए। सबसे पहले अमित शाह ने अपनी टीम बनाना चालू किया। सुनील बंसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता थे, उनको अपने सहयोगी के रूप में उत्तर प्रदेश बुलाया गया। फिर कल्याण सिंह, जो एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े मजबूत नेता रह चुके थे उत्तर प्रदेश में, उनको अमित शाह ने साथ लिया। उनसे उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक समीकरणों को समझा और लखनऊ में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, उसकी पहली मंजिल पर अमित शाह ने एक वार रूम बनाया। खूब IIT के, NIT के नए नए लड़कों को बुलाया गया, खूब सारे कंप्यूटर लगाए गए, डाटा मैपिंग की गई और तैयारी की गई 2014 के लोकसभा चुनाव की। अमित शाह ने एक नई टीम बनाई। उस पूरी टीम में खूब नए लड़कों को रखा और उन लड़कों के जरिए यह पहचान कराई गई कि वो कौन से इलाके हैं जहां पार्टी बहुत कमज़ोर है। पूरा संगठन का जो ये समन्वय का काम था, ये सुनील बंसल की जिम्मे था और अमित शाह रणनीति बना रहे थे। बूथों की पहचान की गई, कार्यकर्ता तैयार किए गए। राज्य के हर बूथ पे 10-10 कार्यकर्ताओं को तैयार करने की रणनीति बनाई गई। राज्यों को जाति के हिसाब से बांटा गया। सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट था उत्तर प्रदेश में, वो अमित शाह ने 2014 के चुनाव से पहले ही किया था। उत्तर प्रदेश में जाट का जो इलाका है उसको बांटा गया, गैर जाटों जो हैं उनको बांटा गया, अलग अलग नैरेटिव बांटा गया। पूर्वांचल में अलग तरीके से बांटा गया, अवध में अलग तरीके से बांटा गया और अमित शाह ने ये तय किया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये अन्य क्षेत्रों में बांटकर एक नई सोशल इंजीनियरिंग तैयार की जाए। मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं, अन्य ओबीसी उत्तर प्रदेश में गैर यादव 30% हैं। अमित शाह की नज़र यहाँ पड़ी। अमित शाह को यहाँ बहुत बड़ा राजनीतिक गैप दिखा। अमित शाह ने तय किया कि नरेंद्र मोदी के जरिए वो इसी 30% गैर यादव ओबीसी को साधने का काम करेंगे। साथ ही अमित शाह ने एक और नया समीकरण कहा और नरेंद्र मोदी से बात की और उनको राजी किया कि आप बनारस से चुनाव लड़िए, क्योंकि बनारस से चुनाव लड़ने का मतलब था माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ। और इसका बहुत स्पष्ट संदेश था कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। नरेंद्र मोदी मान जाते हैं, बनारस से चुनाव लड़ते हैं, आपको परिणाम पता ही होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, आपको याद होगा, उसमें कुछ नाम बहुत फेमस हुए थे, संजीव बलियान, संगीत सोम, सुरेश राणा, हुकुम सिंह। अमित शाह ने इनकी रिपोर्ट मंगाई और जब पूरे मामले का अध्ययन किया तो पाया कि ये चारों नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। अमित शाह ने इनको आगे कर दिया। परिणाम जब आए तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 73 सीटें मिल चुकी थीं। भारतीय जनता पार्टी को 42.3% वोट मिला था। कांग्रेस को 2 सीटें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। सपा को 5 सीटें, पांचों परिवार के लोग थे। बीएसपी 0 पर सिमट चुकी थी। अमित शाह ने मोदी के उस भरोसे को कायम रखा जो भरोसा गुजरात के चुनावों के समय से चलता आ रहा है। पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाती है, पीएम बनाए जाते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन फिर अमित शाह ने क्या किया? फिर वही सवाल। अमित शाह ने तय किया कि वह सरकार में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने पार्टी बनाने का सपना रखा और आगे चल के 2014 में ही अमित शाह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। अमित शाह का जो ये जो राजनीतिक कौशल है, अमित शाह की जो पार्टी पर पकड़ है, इसका परिणाम देखने को मिला और पार्टी ने असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी पहली बार सरकार बना ली। यह कहानी है अमित शाह की। वो अमित शाह जिसे नरेंद्र मोदी अपना राइट मैन मानते हैं, ना लेफ्ट हैंड ना राइट हैंड, राइट मैन शब्द इस्तेमाल करते हैं। और आज भी कोई भी राजनीतिक घटना हो, कोई भी राजनीतिक संकट हो, अमित शाह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं अरुण जेटली के बाद जिस पे नरेंद्र मोदी सबसे अधिक भरोसा करते हैं और हर राजनीतिक संकट में अमित शाह को ही आगे कर देते हैं।
नमस्कार, मैं विक्रांत। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी यह सीरीज पसंद आई होगी। अमित शाह पे हमारी पहली रिपोर्ट भी देखिए, ये रिपोर्ट भी देखिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।